मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पहला चैप्टर आपका, जिसमें कि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन और आपका एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन, इन फंक्शंस की स्टडी करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बेस पे हम पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टडी करेंगे। पहली डेफिनेशन देखिए, कर्व इन द आर्जेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, आर्जेंट प्लेन के अंदर हम क्या करते हैं कि आपका जो ये एक्सवाई प्लेन होता है, जिसकी स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आपका एक्सवाई प्लेन होता है, और यहाँ पे जब ये आपकी रियल एक्सिस होती है, क्योंकि जेड को जब हम प्लॉट करते हैं तो जेड को हम क्या रखते हैं, एक्स प्लस आयटा वाई रखते हैं। एक्स हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, वाई भी हमारा क्या होता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। और यहाँ पे इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको आप इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो जो कार्टेशियन प्लेन था अब वो आपका आर्जेंट प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, डेफिनेशन देखिए, इन द आर्जेंट प्लेन, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कंटिन्यूअस, एक तो हमारा जो फंक्शन है जेड वो कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जो मैंने जेड यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस आयटा वाई, अब उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। हम जेड को क्या लिखेंगे, एक्स टी प्लस आयटा वाई टी। ये कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है जिनकी स्टडी आप 12th क्लास में या बीएससी में करते हैं, जो कि सिंगल वेरिएबल पे होती हैं, और इसको हमने क्या मान लिया है, टी मान लिया है। इसको हम यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, यानी कि x साइन x हमारा t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और y इक्वल टू हमारे पास क्या है, y ऑफ t, y हमारा t का फंक्शन है। अब जो हमारे पास x और y जो रियल वेरिएबल t के फंक्शन है, तो उसमें ही कह रहा है कि जो t की रेंज है अल्फा से बीटा के बीच में है। तो जो हमारे z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई थे और ये हमारे पास t के फंक्शन थे, तो यहाँ हमने बाउंड कर दिया है कि t की जो वैल्यू है वो हमारी अल्फा से किसके बीच में है, बीटा के बीच में है। t की वैल्यू को हमने बाउंड कर दिया है। अल्फा बीटा से छोटा है, रियल नंबर है, इस कॉल्ड ए कंटिन्यूअस आर्क और ए कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि आरंगा प्लेन के अंदर यहाँ पे सपोज कीजिए आपने t बराबर अल्फा लिया, तो जो एक्स प्लस आयटा वाई बनेगा वो इस तरीके से पॉइंट वाइज क्या बना देगा, एक कर्व बना देगा, जिसको हम कंटिन्यूअस आर्क या फिर कर्व कहेंगे। ये हमारा किसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर बनेगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर बनेगा कर्व। हियर द एंड पॉइंट आपको फिगर में दिखाए गए हैं। जो हमारा कर्व बन रहा है इसको मैं ए और बी लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं, जेड ऑफ अल्फा, जेड ऑफ बीटा, क्योंकि जो जेड की आप वैल्यू निकाल रहे हैं, जो हमने जेड यहाँ पे लिखा था, और हम टी की वैल्यू पुट करेंगे। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं इसको टी स्क्वायर प्लस आयटा 2t लिख देता हूँ, और टी की वैल्यू को मैं बाउंड कर देता हूँ कि टी की वैल्यू 1 से कहाँ रहेगी, 4 के बीच में रहेगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो जो हमारा जेड है अब उसको हम क्या कहेंगे, ये टी पे डिपेंड कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमने क्या लिया था, एक्स, और ये पूरा जो 2t है ये हमने क्या लिया था, वाई लिया था। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो जेड ऑफ टी इक्वल टू ये क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस आयटा 2t। यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, साइन टी भी हो सकता है, कोस टी भी हो सकता है। अब टी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे, और टी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे। तो यहाँ फिगर पर ध्यान दीजिए। देखिए अल्फा और बीटा जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास एक्स की टी की वैल्यूज हैं, वो यहाँ पे अगर हम अल्फा बनाएंगे, ये अल्फा नहीं है,
यहाँ पे अगर आप बीटा बनाने की कोशिश करेंगे, ये बीटा नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि वो वेरिएबल जो टी है आपका वो अलग से मूव कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये डिनोट हो रहा है, इसको हम कहेंगे जेड ऑफ एल्फा। तो ये आपकी जो 12th की स्टडी थी उससे थोड़ी आगे की स्टडी है। ये जो बीटा है आपका, ये आपका जेड ऑफ बीटा कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट कहेंगे और आपका टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। किसका, जो हमने कर्व बनाया है उसका। इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कंसाइड, अगर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ए और बी कंसाइड हो जाते हैं, जेड ऑफ एल्फा इक्वल टू जेड ऑफ बीटा हो जाता है। बस आपको बात यहाँ पे यही ध्यान रखनी है कि यहाँ पे टी अलग से कहीं वेरिएट कर रहा है, उसकी अपनी एक रेंज है जहाँ वो लाई कर सकता है। उसके हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है और उसके हिसाब से हमारी जेड की लोकेशन चेंज हो रही है, उसी से हमारा कर्व बना है। तो जब भी हम इस बुक में इस चीज़ को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ही कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझा दिया है। अब इसमें एक कंडीशन कही है इसने कि अगर हमारे पास जेड ऑफ एल्फा इक्वल टू जेड ऑफ बीटा है, जो हमारी टी की रेंज दी है, तो हम कर्व को क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व कहेंगे। तो ये बात थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है उसमें बार बार कहेगा वो, लेट एफ बी ए क्लोज्ड कर्व, लेट जेड बी ए, या जो कर्व आपको दिया गया है कि वो हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व है। तो वो चीज़ें यहाँ पे समझनी हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि टी वहाँ कहीं वेरिएट कर रहा होगा और उसके कॉर्नर पॉइंट की जो वैल्यू आपके पास बराबर आएगी। तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने बनाया है, मैं उसको दोबारा बना देता हूँ। अगर जेड ऑफ एल्फा की वैल्यू जेड ऑफ बीटा के बराबर होगी तो कर्व घूम के किसी भी शेप में आएगा। और ये जो पॉइंट ए है टर्मिनल पॉइंट, और ये जो बी पॉइंट है आपका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके बराबर होंगे और ये हमारा जो कर्व बनेगा ये आपका क्लोज्ड कर्व बनेगा। तो ये क्लोज्ड कर्व हमने आपको बना के दिखा दिया है। ऊपर जो फिगर बन रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपका ओपन कर्व है। तो यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, ए पॉइंट जेड इज सेड टू बी ए मल्टीपल पॉइंट ऑफ द कर्व इफ जेड इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयटा इंटू वाई ऑफ टी इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन वन वैल्यूज ऑफ टी इन द गिवन रेंज। तो यहाँ पे आपका जो कर्व बनेगा एक्स वाई प्लेन में, वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा जो अपने आप को काट के जाएगा। अपने आप कर्व को अलग अलग अल्फा की वैल्यूज पे, जो टी की वैल्यूज है हमारे पास, वो अलग अलग पॉइंट पे मीट करेगा। इसके बाद डेफिनेशन एक और लिखी हुई है कि कोई पॉइंट हमारे पास डबल पॉइंट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, अगर वो सेटिस्फाइड होगा किसके लिए, टू वैल्यूज ऑफ टी के लिए। जैसे टी इक्वल टू 0 पे और 1 पे दोनों चीज़ बराबर हो जाएं, और फिर और 1 और 2 पे भी दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं, तो हम उसको कहेंगे डबल पॉइंट। और यहाँ क्या है ऊपर, मल्टीपल पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, ये है आपका जॉर्डन आर्क। तो यहाँ से डेफिनेशन बेस क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है, या आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे तब ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, या आप सेल्फ स्टडी करेंगे बुक से तो आपको ये सब चीज़ें फिर बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए कर्व इज गिवन बाय जेड ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयटा इंटू वाई ऑफ टी। टी कहाँ वेरी कर रहा है, अल्फा से बीटा के बीच में, उसको हम जॉर्डन आर्क कहेंगे या फिर सिंपल कर्व कहेंगे अगर इसमें कोई भी मल्टीपल पॉइंट ना हो। यानी कि अगर दो टी बराबर अलग अलग हैं तो जो जेड की वैल्यूज आएंगी वो भी अलग अलग होंगी। यानी कि जेड हमारा 1 1 है, ये मैंने कहा कि वहाँ पे मल्टीपल पॉइंट आपका नहीं बनेगा, डबल पॉइंट आपका नहीं बनेगा। तो यही बात लिखी गई है 10। ये जॉर्डन कर्व, ये कर्व जॉर्डन कर्व हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक ऐसा कर्व है जिसमें कोई भी मल्टीपल पॉइंट ना हो, डबल पॉइंट ना हो, ट्रिपल पॉइंट ना हो, कोई भी मल्टीपल पॉइंट उसके अंदर ना हो। यानी कि जो कर्व आप बनाएंगे वो कर्व आपका इस तरह की शेप में रहेगा, किसी भी तरीके से वो अपने आप को दोबारा नहीं काटेगा। नेक्स्ट देखिए आप, सिंपल आर्क और कर्व्स। ये क्लोज्ड कर्व, सबसे पहली बात इसने कही कि ये कर्व हमारा क्या है, क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास अलग अलग वैल्यूज हैं और टी की अलग अलग वैल्यूज हैं, और अलग अलग वैल्यूज पे क्या कहा हमने, जेड की वैल्यूज बराबर आ रही हैं। जैसे हमने T1 को अल्फा लिया था, T2 को बीटा लिया था। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे जो ऊपर हमने आपको पढ़ाई थी उसको रिपीट की गई है। सिंपल कर्व इज आल्सो नोन एज सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन आर्क। तो जॉर्डन आर्क में भी हमने लास्ट पेज पे यही पॉइंट पढ़ा था कि T1 और T2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व था, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे केवल 1 1 की बात कही गई है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दें कि वहाँ पे हम क्लोज्ड कर्व नहीं ले रहे थे, यहाँ पे बात कही गई है एक क्लोज्ड कर्व।
स्टार्टिंग में क्या कहा गया इसमें कि एक लोड कर्व हमारे पास है, एक लोड कर्व गिवन बाय दिस इज सेट टू बी सिंपल। उसको सिंपल कर्व हम कब कहेंगे? और चूंकि हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन ऊपर देखिए जरा इस डेफिनेशन में कि अगर T1 T2 बराबर नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं? जॉर्डन आर्क कहते हैं या कर्व कहते हैं विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स। लेकिन केवल हमारा जो कर्व है यहाँ पे, ये केवल इसने क्या लिया है? क्लोज्ड कर्व लिया है, तो इसको हम सिंपल कर्व कहेंगे और सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन आर्क भी कह सकते हैं। हमने क्लोज्ड वर्ड जो है आपका, देखिए सिंपल भी हमने यूज कर लिया है, क्लोज्ड की कंडीशन भी बता दी है, और जॉर्डन आर्क की जो कंडीशन थी उसमें क्या था कि वो 1-1 की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लेकिन यहाँ क्लोज्ड को ऐड कर दिया है साथ में, इसलिए नाम उसका क्या रख दिया हमने? इसको हम सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन आर्क भी कह सकते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब आगे मूव करते हैं। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ए नेबरहुड या एनबीडी बोलते हैं किसी पॉइंट Z0 का, Z0 का, किसमें? आर्जेंट प्लेन में। इस सेट ऑफ द ऑल द पॉइंट्स, देखिए नेबरहुड ऐसा ही है जैसे आप रियल में बनाते थे। रियल में सिंगल लाइन के ऊपर जब आप नंबर लाइन पे बनाते हैं नेबरहुड, तो इस पॉइंट के नियर अबाउट क्या बनता है? कि इंटरवल बनता है। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? कि इंटरवल बनाते हैं। जब आप 2D प्लेन में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कोई आप सर्किल बनाएंगे, ये इस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, या इस पॉइंट के अबाउट आप क्या बनाएंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे, या इस पॉइंट के अबाउट आप क्या बनाएंगे? एक आप रेक्टेंगल बनाएंगे। तो आर्जेंट प्लेन में यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे। तो 12th क्लास में आपने सीखा होगा कि Z माइनस Z0 इक्वल टू R, ये हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से ये आपके पास होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इसको हमने कन्वर्ट किस में किया? Z माइनस Z0 का नॉट लेस देन होगा किससे? R से या डेल्टा से। तो यहाँ इसने डेल्टा ले लिया है, इसका मतलब इस सर्किल के अंदर का जो एरिया है वो आपका कवर हो रहा है, वो ये लिखा गया है। फिर डेल्टा इज आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। नेबरहुड का मतलब है कि हम उस पॉइंट के आसपास के नेबरहुड में स्टडी कर रहे हैं, उसके ये जो पॉइंट हमारे पास है इसके बिल्कुल पास में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए रेडियस हमने क्या की है? वेरी वेरी स्मॉल ली है, और इसको रेडियस ऑफ नेबरहुड भी कहते हैं। तो यही चीज़ आपको फिगर में दिखाई गई है। ये Z0 हमारे पास सर्किल का सेंटर है, ये हमारे पास क्या है? इसकी रेडियस है, और Z पॉइंट इसके ऊपर कहीं भी मूव कर रहा है। तो बाय ज्योमेट्रिकल आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट Z0 द पॉइंट Z0 इटसेल्फ इज डिलीटेड। देखिए दो तरह के नेबरहुड होते हैं, एक तो हमने ऊपर पढ़ा है आपको जिसमें कि Z0 उसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर हम क्या करें कि ये सर्किल बनाएं और उसमें से इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, अगर Z0 पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें हमारे पास डेल्टा वाली सेम रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीटेड या फिर एक्सक्लूडेड बोलते हैं। जब उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तब उसको डिलीटेड नेबरहुड हम बोलते हैं। तो कुछ थ्योरम से जब आप पढ़ेंगे या डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि ये आपका क्या है? डिलीटेड नेबरहुड है। इसका मतलब वो जो सेंटर है हमारे पास नेबरहुड का, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो पॉइंट जो सेंटर वाला है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर हुई बात आपको ये? अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट सेट कहा गया है इसमें, ये पॉइंट सेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें आपकी रियल एक्सिस है और वाई को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। ए पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स सॉर्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फाइनाइटली और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। यानी कि हम कलेक्शन कर रहे हैं तो कलेक्शन कितने पॉइंट्स का कर रहे हैं ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है या रिक्वायरमेंट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनाई है तो देखिए ये जो लाइन आपकी बनी है, लाइन भी हमारा इस तरीके से बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, इस तरीके से बनती है। तो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है ये भी आपके पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट
जो किन्हीं गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। उसके बाद डेफिनेशन आ रही है ओपन सेट की। ए सेट ए इज कॉल्ड एन ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए हैज ए नेबरहुड वोली कंटेन्ड इन द एस। ये क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक सेट हमारे पास है जो ऊपर आपको बताया गया है पॉइंट सेट, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। ओपन सेट कब कहेंगे कि जो भी पॉइंट आपने इसमें लिया यहाँ पे इसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो कि इसके अंदर लाई करेगा, यानी कि इसकी बाउंड्री के पास भी अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ जो हम नेबरहुड बनाएंगे, यानी कि जो हम यहाँ पे सर्किल बनाएंगे या फिर हम इसको स्फीयर भी कह देते हैं, स्फीयर बनाएंगे, तो वो वोली कहाँ कंटेन करता है, इस सेट एस के अंदर या सेट ए के अंदर। ये सेट ए इज कॉल्ड ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए हैज ए नेबरहुड वोली कंटेन इन, यहाँ पे ए आएगा, इसको आप सही कर लें। जैसे कि हमारे पास कोई भी डिस्क बनाते हैं तो वो ओपन सेट होती है। ये जो मैंने बनाई है ये आपकी क्या है, ओपन डिस्क है, ये आपकी ओपन डिस्क है। बस थोड़ा सा हम इसमें करेक्शन करेंगे एक कि यहाँ पर हम इसको डॉटेड बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ओपन की बात हो रही है तो इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका जो ओपन सेट है वो इस तरीके से कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको सर्किल की शेप में ही बनाएं। तो ये होता है हमारा ओपन सेट। अगर एक सेट जनरली आप देखिए हम क्या कहते हैं, एक सेट ओपन कहलाता है यदि वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो, या दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि उस सेट के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट का कोई नेबरहुड बनाएंगे तो वो नेबरहुड उसका उस सेट के अंदर ही लाई करना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। अब उसके बाद आया आपका कनेक्टेड सेट। एन ओपन सेट है तो एक कंडीशन तो ये हुई कि कनेक्टेड सेट आपका क्या होगा, पहले ओपन सेट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टेड कहेंगे। इफ एनी टू पॉइंट ऑफ ए कैन बी जॉइंट बाय ए ब्रोकन लाइन ऑफ फाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स बिलोंग्स टू एस। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड को जो कहने की कोशिश की गई है, डेफिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। एक तो हम क्या करते हैं, इसको जब आप ओपन बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाइए तो थोड़ा सा हमें समझने में आसानी रहती है कि ये आपका ओपन सेट है, इसके अंदर इसके सारे पॉइंट हैं। ये ओपन सेट हमारा कब है, जब ये अपने हर पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है, या हर पॉइंट का नेबरहुड इसी के अंदर लाई करेगा। दोनों बातें एक ही हैं। सामान्य भाषा में उसको कहने का, थोड़ा सा बोलने का प्रयास कीजिए तो चीज़ें आपको सीधे सीधे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये एक मेन प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की, वो सीधे सीधे हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, जैसे कि आपका 2D ज्योमेट्री में होता है या फिर रियल एनालिसिस के अंदर होता है। इसने कहा है कि एक ओपन सेट हमारे पास है, सबसे पहले उसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टेड कहेंगे। ये वर्ड बार बार आएगा आपका डेफिनेशंस के अंदर। इफ़ एनी टू पॉइंट ऑफ है, इसके आपने कोई भी दो पॉइंट ले लिए तो वो कह रहा है कि इनको आप इनको कनेक्ट कर सकते हो बाय मैनी पार्ट्स ऑफ द फाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, यानी कि छोटे छोटे लाइन के टुकड़ों से जोड़ के उसके पास तक जाया जा सकता है। और वे जितने भी पॉइंट्स आपके हैं वो कहाँ बिलोंग करने चाहिए, उस एस के अंदर ही बिलोंग करने चाहिए। ये यहाँ पे ए आएगा, उस ए के अंदर ही बिलोंग करने चाहिए। ये डेफिनेशन आपकी कनेक्टेड। वैसे भी जनरल साइंस में हम कनेक्टेड किसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये घर में सब लोग कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड का मतलब क्या है कि वो सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, या एक मोहल्ले में लोग आपस में कनेक्टेड हैं, या एक सोसाइटी में लोग कनेक्टेड हैं। तो वही एक चैन सिस्टम बना हुआ है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास हम जा सकते हैं, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा उनके बीच में नहीं है। तो यही होती है कनेक्टिविटी। जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, यानी कि उसके बात करने का तरीका या उसका जो भी मेथड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है कहने का, वो क्या होता है, वो सबके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जल्दी बन जाती है। तो वही बात यहाँ हम ओपन सेट के अंदर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो आपकी जनरल लाइफ की चीज़ें हैं उससे भी थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वन देखिए, डोमेन की बात आ रही है। अगला पॉइंट है आपका डोमेन। देखिए जब हमने रियल एनालिसिस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि सेट ए से बी के बीच में, सेट ए से सेट बी के बीच में क्या बनाते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्योंकि आगे सारी फंक्शन की स्टडी आएगी। तो ये जो सेट ए है ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और डोमेन हमारे पास जो ए होता है वो जनरली क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल एनालिसिस में हम
रियल सेट के ऊपर ही काम करते हैं, उसके सबसेट के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ ओपन की डेफिनेशन देखिए कि 2D प्लेन के अंदर यहाँ पे जो डोमेन है वो इस तरह का कोई हिस्सा होगा। एन ओपन एन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड, देखिए ओपन सेट की डेफिनेशन हमने आपको बता दी थी, कनेक्टेड की बता दी थी। तो यहाँ दोनों को इंक्लूड आपको करना है, ओपन और कनेक्टेड सेट। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि जो डोमेन हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, अब चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। देखिए 2D प्लेन में, सॉरी रियल एनालिसिस में हम फंक्शंस के अंदर स्टडी करते थे, वहाँ हम केवल ये कहते थे कि ए से बी के बीच में हमने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन करा है, तो सेट ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ओपन और कनेक्टेड सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन आपको स्टडी करनी है, ओपन भी होना चाहिए, कनेक्टेड भी होना चाहिए। लास्ट पेज पे डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कनेक्टेड सेट की, तो उसमें कंडीशन ली गई थी कि एक ओपन सेट ए को हम कनेक्टेड कहते हैं अगर उसके किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ने के लिए हमारे पास लाइन सेगमेंट अवेलेबल हों और वे सारे पॉइंट उसी सेट के अंदर होने चाहिए, सेट से बाहर नहीं होने चाहिए। ये पहला लेक्चर ही है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक छोटी छोटी डेफिनेशंस को लेके करेगा, लेकिन एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आगे आपकी स्टडी काफ़ी स्मूथ रहेगी पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। एग्जाम्पल इसने दिया है कि हमारे पास जो ओपन डिस्क होती है, एवरी ओपन डिस्क, वो हमारे पास ओपन सेट होता है और वो हमारे पास ओपन भी है और कनेक्टेड भी है। तो साथ साथ क्या होगी, जो डिस्क हमारे पास है, ओपन डिस्क जो हम बनाते हैं इस तरीके से, डेफिनेशन में लिखी थी Z माइनस Z नॉट, जो नेबरहुड वाली डेफिनेशन लिखी थी उसको भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। अब बात आती है बाउंड्री पॉइंट की। A point is called boundary point of the set A if every neighborhood centered on it contains the point of A and complement of A both। देखिए कोई भी पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ अगर हम एक डोमेन बनाते हैं, कोई सेट है हमारे पास ये है, अब इस पॉइंट का जब नेबरहुड बनाएंगे तो कुछ हिस्सा ये अंदर वाला भी लेगा, कुछ पॉइंट अंदर वाले भी लेगा, कुछ पॉइंट बाहर वाले भी लेगा। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, उसको बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए रीजन की बात करते हैं। ए डोमेन टुगेदर विद सम नन ऑफ ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट, ये कह रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, डोमेन के साथ साथ क्या कहेंगे, कुछ सम, इसने कहा कि कुछ पॉइंट लेंगे या कोई भी पॉइंट नहीं लेंगे या फिर सारे पॉइंट लेंगे किसके, बाउंड्री पॉइंट के, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रीजन बोल देंगे। तो इसने कहा है 10, इससे एक डेफिनेशन बनी कि हर एक डोमेन हमारे पास क्या होता है, रीजन होता है, लेकिन हर एक रीजन हमारा डोमेन नहीं होता। यानी कि डोमेन से बड़ा कंसेप्ट है रीजन, क्योंकि वो बाउंड्री पॉइंट को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। अब मेन चीज़ आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से, वहाँ तक जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो अब तक डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है वो 12th में या 11th क्लास में आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी पढ़ी थी, तो वहाँ पे बेसिकली जो सब चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, Z = x + i/y, इसी के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। अब जो इससे पहले हमने जो डेफिनेशन डिफाइन करी है, जो आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन बना था जिसमें कि रियल एक्सिस थी, आपकी रियल एक्सिस थी और इमेजिनरी एक्सिस थी, उसके अंदर हमने पॉइंट्स का कलेक्शन लिया, कोई भी पॉइंट का कलेक्शन ले लिया। इस पॉइंट के कलेक्शन के ऊपर हमने कुछ डेफिनेशन अप्लाई करी थी आपकी, कि वो ओपन कब होगा, उसके बाउंड्री पॉइंट कब होंगे, और वो आपका कनेक्टेड कब होगा, फिर आपका वो डोमेन कब होगा, फिर आपका वो रीजन कब बनेगा। इस तरह की सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो देखिए डोमेन, वैसे जो हमने वर्ड अभी यूज किया है डोमेन का मीनिंग क्या होता है, घर होता है। घर का मतलब है जहाँ से आप पहले एक्स ले रहे थे, अब हम जेड वहाँ से लेंगे डोमेन में से। तो डोमेन लाइक दैट आपकी वही चीज़ है जो हम रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ जेड कहाँ से आएगा, यहाँ जेड किसी हिस्से में से आएगा, उस हिस्से को हमने क्या कहा, रीजन कहा, उसको हमने डोमेन भी कह दिया। डोमेन क्या कहता है कि डोमेन के साथ अगर कुछ बाउंड्री पॉइंट आप इंक्लूड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो आपका रीजन हो जाएगा। तो रीजन और डोमेन में आपको डिफरेंस क्लियर होना ज़रूरी है कि डोमेन के साथ अगर आप ऐड करेंगे कुछ बाउंड्री पॉइंट तो क्या बनेगा, ये रीजन बनेगा। कुछ करें, ज़्यादा करें, कम करें,
तो डोमेन अपने आप में रीजन तो है, लेकिन रीजन सभी रीजन आपके डोमेन नहीं होते। अब बात आई इसमें देखिए फंक्शन की। अब फंक्शन की जब बात आती है, जैसे ही आप फंक्शन की स्टडी करते हैं तो आप एक्स वाई प्लेन में ग्राफ बनाते हैं जिसको हम y इक्वल टू एफ एक्स की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे जब चलेगी तो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। देखिए वहाँ पे हम आप जो नंबर उठा रहे थे, ये x के जो नंबर है वो रियल एक्सिस से उठा रहे थे, और यहाँ पे y की वैल्यू हमें रियल मिल रही थी। तो जो फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा था वो r से r पे डिफाइन होता है जनरली। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हमारा z तो उठेगा आपका यहाँ से कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर से। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन से जब आप z को पिक करेंगे तो वो किसी डोमेन में किसी रीजन से बिलोंग करेगा, वो किसी ना किसी हिस्से में तो होगा। तो उस हिस्से का नाम हमने क्या रख दिया है, डोमेन कर दिया। तो डोमेन का मतलब जो हमारे पास केवल एक लाइन होती थी डोमेन के लिए, वो डोमेन अब एक हिस्से से, एक रीजन से, एक जगह से बिलोंग करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब जब आप इस पर कुछ चीज़ अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ जेड आप निकालेंगे। सपोज कीजिए आपने एफ जेड बराबर जेड ऑफ स्क्वायर कर दिया, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर आएगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारा जेड प्लेन है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक हमारे पास क्या बनेगा, डब्लू प्लेन बनेगा, क्योंकि यहाँ हम इसको डब्लू को एफ जेड से डिनोट करेंगे। एफ जेड बराबर डब्लू बराबर एफ जेड। तो डब्लू प्लेन जो आप बनाएंगे वो एक अलग प्लेन बनेगा, जिसमें कि हम क्या कहते हैं, डब्लू बराबर एफ जेड, ये आपको शो हो रहा है स्लाइड के ऊपर। और डब्लू को हमने क्या लिख दिया है, यू प्लस आई वी कर दिया है। तो देखिए जेड बराबर, अगर हम डब्लू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स प्लस आयटा वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आयटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयटा 2xy। क्लियर हो गई कंडीशन। तो ये जो हमारे पास बना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो बना है 2xy, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका u बन गया, u ऑफ xy, और ये आपका 2xy बन गया, जिसको हमने क्या कहा, v ऑफ xy। तो w बराबर एफ जेड, और एफ जेड बराबर u प्लस आयटा v, और u और v फंक्शन है किसके, xy के। यहाँ पे जो आप z लिखते हैं, z बराबर x प्लस आयटा y, तो x और y किसके फंक्शन होते हैं, x और y किसको बिलोंग करते हैं, ये आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। या जहाँ से आप इनको बिलोंग कराएंगे, जो हमने सबसे शुरू में डेफिनेशन आपको बताई थी, फर्स्ट पीरियड डेफिनेशन थी, उसको देखिए ध्यान से, कि यहाँ पे कर्व हमने बनाया था अरंगा प्लेन में। तो ये जो जेड हमारे पास था, ये आपने क्या लिया था, एक्स टी प्लस आयटा वाई टी। तो जो रीजन आप बनाना चाह रहे हैं, अब चलते हैं अपने करंट पेज पे। जो रीजन हम बनाना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ से जेड पीक होंगे, तो यहाँ जो मैपिंग जाएगी वो जेड प्लेन से किस में जाएगी, इसमें w बराबर यहाँ पे u यहाँ आएगा और v आपका यहाँ आएगा। यहाँ पे x यहाँ है और y आपका यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे दो प्लेन के अंदर आपके पास क्या चल रही है, एक मैपिंग जारी है, जिसको हम w इक्वल टू क्या कहेंगे, एफ जेड से डिनोट करेंगे। अब जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इन ए डोमेन डी। अब सब जगह जब भी आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात चलेगी तो ये बात करेगा डोमेन डी की। तो देखिए डोमेन डी हमने आपको बता दिया, ओपन कनेक्टेड सेट आपका क्या होता है, डोमेन होता है। रीजन में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड कर लेते हैं कुछ या ज़्यादा। देयर कोरस्पॉन्डिंग वन और मोर देन वन वैल्यूज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। यहाँ पे एक या एक से अधिक वैल्यूज हमें प्राप्त होंगी w की। देन w इज कॉल्ड, w को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे किसका, z का। जैसे y जे फंक्शन ऑफ x होता है, तो इसी तरीके से w जे फंक्शन ऑफ, w हमारा क्या होगा, z का फंक्शन होगा। और z कहाँ बिलोंग करता है, d में बिलोंग करता है। वहाँ पे हमारा जो x था वो x बिलोंग करता था सेट ऑफ रियल नंबर को, या जो भी हमारा गिवन सेट होता था a उसको, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे x आते थे वो सीधे स्ट्रेट लाइन में से पीक होते थे। यहाँ पे वो जो जेड पीक हो रहे हैं वो आपके हमारे एक रीजन से पीक होंगे, जो हमने आपको बना के दिखाया है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इस रीजन से हमारे क्या हो रहे हैं, ये हमारे जेड पीक हो रहे हैं। जाएंगे कहाँ, डब्ल्यू प्लेन में जाएंगे। सिंस जेड इक्वल टू एफ ओ एक्स प्लस आयटा वाई, तो सीधी सी बात है कि जब आप जेड को फिल करेंगे, जैसे मैंने ऊपर फिल किया है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर में,
और जो फंक्शन हमारा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, u प्लस आयटा v की फॉर्म में आएगा। तो u और v फंक्शन होंगे किसके, रियल वेरिएबल x और y के, क्योंकि x और y हम क्या लेके चल रहे हैं, रियल लेके चल रहे हैं। और x और y t के फंक्शन भी हो सकते हैं, t अलग कहीं से बिलोंग करेगा वो एक अलग चीज है। अब जो मैंने कहा था कि z की एक वैल्यू पुट करने पे हमारे पास जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब बात आई है सिंगल वैल्यूड फंक्शन की और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन की। अगर z की वैल्यू पुट करने से हमारे पास w की वैल्यू एग्जैक्टली 1 ही आती है, जैसा कि हमने 12वीं क्लास में फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ भी 2 प्रकार के फंक्शन बनते हैं, रूल बनते हैं, सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड। तो रियल एनालिसिस में फंक्शन जब हमने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की एक या केवल एक ही वैल्यू आती है, तो ईच वैल्यू ऑफ द x वी गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, यूनिक थी। तो इसी यूनिक को 12th लेवल पे हमने क्या डिफाइन करा था, फंक्शन डिफाइन करा था। अगर एक x के लिए 2 y हमारे पास आएंगे, यूनिक में नहीं आती, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं होता। तो अब आपकी स्टडी थोड़ी सी क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। तो फंक्शन उसको भी बोलते हैं, 12th तक हम इसी को फंक्शन बोलते हैं, लेकिन 12th के बाद आपको 2 चीज़ पढ़नी है। एक तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें कि ये डेफिनेशन इंक्लूड होती है कि यूनिक वैल्यू आएगी। फिर मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की एक से अधिक वैल्यू आपके पास आ सकती है। इसको आप क्या कहेंगे, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। तो ये चीज़ मेनली आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। अगर w हमारे पास केवल एक वैल्यू दे रहा है z को रखने से, और z को हमने रीजन में कहाँ से लिया है, r रीजन से लिया है। रीजन r क्या होता है, हमारा डोमेन में कुछ सम, नो और ऑल बाउंड्री पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, तब w को हम कहते हैं w इज सेट टू बी सिंगल और यूनिफॉर्म वैल्यूड। यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। अब इससे दूसरी बात यहाँ आएगी, अगर कोरस्पॉन्डिंग टू 2 और मोर वैल्यूज ऑफ z फॉर सम वैल्यूज ऑफ सम और ऑल वैल्यूज ऑफ z इन द रीजन r, देन w इज कॉल्ड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सीधी बात वही है कि w की हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो w की एक से ज़्यादा वैल्यू हमें प्राप्त होंगी। यही कहने का इसका मोटिव है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आपका, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। अब जब हमने y इक्वल टू एफ एक्स पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वहाँ पे केवल हमारे पास एफ एक्स ही था। लेकिन जब हम w को ओपन करते हैं तो हमारे पास u और v 2 पार्ट आते हैं। तो u को आप कहेंगे रियल पार्ट ऑफ w और v को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ w। जैसे आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई कहा था, तो x को आप क्या बोलते हैं, x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और y को लिखते हैं आप आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसी तरीके से जब आप u लिखेंगे तो आप लिखेंगे u इज़ द रियल पार्ट ऑफ w, और v को आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द w। वहाँ पे z को लिखते थे, यहाँ पे आप किसको लिखेंगे, w को लिखेंगे। बस इतना ही अंतर है दोनों में। अब आपका जो अगला लेक्चर होगा उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहला जो लेक्चर आज आपको पढ़ाया गया है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो वोकेबुलरी है, जैसा आप किसी बच्चे को कहते हैं CAT कैट, कैट मैंने बिल्ली होता है, अगर बच्चे को CABC के बारे में नहीं पता है तो आप उसको कुछ भी समझा नहीं पाएंगे। तो पहला लेक्चर इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन की डेफिनेशन क्या है, आपका जॉर्डन आर्क क्या होती है, जॉर्डन कर्व क्या होता है, ठीक है जी, सिंपल कर्व आपका क्या होता है, क्लोज्ड कर्व आपका क्या होता है, कनेक्टेड सेट आपको कैसे लेना है, ओपन कैसे लेना है, इस तरीके से। तो जब वे सब चीज़ें आपके माइंड में फ्रेम हो जाएंगी तो फिर आपको जितनी भी आगे डेफिनेशन कही गई हैं उन सभी के अंदर उसी बात को कहने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। 12वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, आप रियल वेरिएबल पढ़ते हैं, यहाँ जो स्टडी आपकी होगी वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की होगी, जेड की, ठीक है जी। और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर आपका 35 मिनट का कंप्लीट हो चुका है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।